हमारा फर्स्ट आर्टिकल फ्रेट स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाले लॉजिस्टिक डिवीजन ने एक रोड मैप रिलीज किया है दैट इज एसोसिएटेड विद फ्रेट स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव। फ्रेट का मतलब क्या होता है? हम किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, जिसके लिए कई तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ट्रक हो गया और जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं वो हो गई। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक सामान को दूसरी जगह पर एक जगह से कैरी करने के इस पूरे सिस्टम को फ्रेट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव इस इनिशिएटिव का ये है कि हम अर्बन फ्रेट की इफिशियंसी को बेहतर कर सकें, ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाए और फर्दर इसमें जो कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, वो भी कम हो। इस इनिशिएटिव के तहत सिटी लेवल लॉजिस्टिक्स कमेटीज का गठन किया जाएगा। ये जो सिटी लेवल लॉजिस्टिक्स कमेटी बनाई जाएंगी, इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं, वो इन्वॉल्व रहेंगी। जो लोकल लेवल, स्टेट और जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, वो सभी इसका हिस्सा होंगी, ताकि हम इफिशियंसी को बेहतर कर सकें। फर्दर ये प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करेगा, ऐसे लोगों को भी जो ये लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो कमेटीज होंगी, ये सिटी लॉजिस्टिक प्लान को क्रिएट करेंगे आपस में मिलकर, जिसकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि जो पूरा हमारा फ्रेट का सिस्टम है उसे हम इफिशिएंट बना सकें। इनिशियली हम 10 शहरों को चुनेंगे, इमीडिएट बेसिस पर वहां पर काम किया जाएगा। अगर वहां पे हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसे फर्दर एक्सपेंड कर दिया जाएगा 75 सिटीज़ में। लेटर ऑन प्लान है कि हम सभी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वहां तक इसे लेकर जाएंगे। जब हम 75 सिटीज़ को कवर करेंगे, देन वी विल ट्राई कि सभी स्टेट की कैपिटल्स और उन सिटीज़ को कवर किया जाए जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम सिटी लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं और जो फ्रेट मूवमेंट है वो इफिशिएंट हो जाएगा, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घट जाएगी। इससे इकोनॉमी के हर सेक्टर को फायदा होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हीट डोम के बारे में है। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा का एक प्रोविंस है, वहां पर एक जगह है लिटन नाम की। उस जगह पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 49.5। ये अनयूजुअल है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता। इसकी वजह से जो हीट वेव्स आई, ओवरऑल जो ये पूरा फेनोमेना हमारे सामने आया, उसमें 486 लोगों की मौत हुई। जो डेथ टोल्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं। एक वर्ड बीच बीच में बार बार आ रहा है कि ये हुआ बिकॉज ऑफ हीट डोम। देन व्हाट इज दिस हीट डोम? डोम आप समझते हैं, एक गुंबद जैसी आकृति, वो किसी भी चीज से बन सकती है ना। तो यहां पर जो हीट डोम क्रिएट हुआ है, इट वॉज अ काइंड ऑफ एयर पैकेट। एक ऐसा पैकेट जिसमें हवा बहुत गर्म थी और उसने एक एरिया को कवर करके रखा हुआ था। उस एरिया में जो लोग थे उन्होंने बहुत हाई टेम्परेचर फील किया और उससे काफी नुकसान हुआ। जो हीट डोम है वो तब क्रिएट होता है जब एटमॉस्फेयर में गर्म ओशन से आने वाली हवा ट्रैप हो जाती है। वो कुछ एक स्पेसिफिक एरिया पे डोम नुमा आकृति में ट्रैप्ड रहती है। वो ट्रैप क्यों हो जाती है? इसका रीजन ये है कि उसके अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बना होता है। वो हाई प्रेशर उस हवा को अपर एटमॉस्फेयर में जाने ही नहीं देता और रोक के रखता है। एक्चुअली में क्या होता है, इसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए, ये लोकेशन है ब्रिटिश कोलंबिया की, जहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया, एंड दैट इज द लोकेशन लिटन, जहां पर टेम्परेचर 49.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया। होता कैसे है? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनती हैं एटमॉस्फेयर में। दैट इज बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम। देखिए, ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जून जुलाई के महीने में नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर में 20 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाएं होती हैं। देखिए, होता क्या है, ये देखिए यूएसए है, ये कनाडा का हिस्सा है, ये है पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट। जो पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर पानी गर्म होता है और उसकी वजह से कांटेक्ट में आने वाली हवा गर्म होकर ऊपर जाती है। वो वेस्टर्लीज के प्रभाव में आती है। उसके बाद उसे सबसाइड होना होता है या तो सेंट्रल पैसिफिक में या फिर ईस्ट पैसिफिक में, लेकिन वो इस जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आ जाती है। वो जेट स्ट्रीम इसे खींचकर उस हवा को यहाँ जो लैंड वाला एरिया है वहां पर लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर लैंड पर जब वो कांटेक्ट में आती है हवा, तो यहाँ पर गर्म हो जाती है। गर्म हवा ऊपर जाती है, अपर एटमॉस्फेयर में ये हवा जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके ऊपर जो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है
बिकॉज ऑफ दैट जेट स्ट्रीम वो इसे ट्रैप कर लेता है और वापस से नीचे ढकेल देता है। तो ये हवा ऊपर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन जा नहीं पाती, और जब ये हवा वापस से नीचे आती है तो फिर से गर्म होती है, फिर से ऊपर जाती है। तो यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो काफी तेजी से राइज हो जाता है और ये एक डोम नुमा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जो गर्म हवाओं से बना होता है। ये आपने समझ लिया। तो एक्चुअली में ये कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से होता है। वही बात है कि वेस्टर्न पैसिफिक में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, सेंट्रल या ईस्टर्न पैसिफिक में गिरना होता है। ये हॉट एयर जो नदर्न शिफ्ट होता है जेट स्ट्रीम का, उसके ट्रैप में आकर लैंड वाले एरिया में आ जाती है और फिर वहां पर ये सिंक कर जाती है और फिर ये ऊपर नहीं उठ पाती बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर जोन। ठीक है, इसका देखिए इंपैक्ट क्या होता है। क्योंकि काफी तेजी से टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है तो कई लोग इसे झेल नहीं पाते, मौत हो जाती है उनकी। जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम होती है वो इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, वेजिटेशन ड्राई हो जाता है, ड्रॉट की कंडीशन बन सकती है। एनर्जी डिमांड काफी तेजी से बढ़ जाती है बिकॉज जब गर्मियां बढ़ेंगी तो लोग ज्यादा ऐसे इक्विपमेंट खरीदेंगे जो ठंडा कर सकते हो, लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, और वो बिजली की डिमांड करते हैं। इससे वाइल्ड फायर भी लग सकती है, आग लग सकती है। तो ये सारे फेनोमेना हो सकते हैं अगर हीट डोम की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 4000 ईयर ओल्ड सेटलमेंट के बारे में है जो दुर्गा देवी में मिला है। उड़ीसा का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज है, उन्होंने अभी कुछ उन्हें जानकारी मिली कि यहां पर कोई एंशिएंट साइट हो सकती है। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद वहां पर एक्सकेवेशन स्टार्ट किए। तो उन्हें 4000 साल पुराना एक सेटलमेंट मिला। मतलब अगर आप समझिए तो ये 2000 BCE के आसपास का है। वहां से हमें कई सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स का मतलब कुछ ऐसा जो इंसानों ने बनाया है। ये मिला है हमें उड़ीसा का जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहां के एक गांव में, दुर्गा देवी विलेज। अगर आप लोकेशन देखना चाहते हो तो देखिए ये है लोकेशन बालासोर की। यहां से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस है इस गांव की। ठीक है, ये जो लोकेशन है यहां आपको साउथ में मिलेगी सोना रिवर और नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन पे मिलेगी बूराबलंग रिवर। लोकेशन देखिए, ये देखिए आ रही है बूराबलंग रिवर। ठीक है, और यहां से वो मैप में है नहीं, जो सोना रिवर है वो आती है और यहीं पर ये लोकेशन सिचुएटेड है जहां पर हमें ये साइट मिली हुई है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर अवे है उड़ीसा के बालासोर से। वहां की जो लोकल डेटी है उन्हीं के नाम पर इसका नाम दुर्गा देवी रखा गया है गांव का। यहाँ पर 4.9 किलोमीटर का एक सर्कुलर मड फोर्टिफिकेशन मिला है। उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए गांव को फोर्टिफाई कर रखा था। फर्दर यहाँ पर हमें 2 छोटे नालाज भी मिले हैं, आप इन्हें कनाल कह लीजिए, गंगाहरा और प्रसन्ना। ये नॉर्थ में निकलते हैं इस रिवर से, बूराबलंग से। ये कनाल यहाँ से बूराबलंग से निकलती है और नीचे से ये सोना नदी से निकलती है। तो एक तरीके से इनमें पानी का एक नेचुरल फ्लो मेंटेन हो जाता है और ये पूरे साइट को फोर्टिफाई कर देता है। वाटर फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो 4000 साल पहले इस प्रकार का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसे डेवलप किया गया था। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ विशेष ट्रेसेस भी कई सारे कल्चरल फेसेस के यहाँ से अवेल किए हैं। अगर आप देखें जो इसका टाइम ड्यूरेशन है दैट इज अबाउट 2000 BC। आप समझ सकते हैं कि वही समय है जब इंडस वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी। तो उसके पैरेलल ये साइट यहाँ पर डेवलप हो रही थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चालकोलिथिक पीरियड के ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब 2000 से 1000 BC के बीच का समय। ह्यूमन सेटलमेंट और आर्टिफैक्ट्स चालकोलिथिक पीरियड के हमें यहाँ से मिलते हैं। चालकोलिथिक पीरियड वो पीरियड था जब इंसान ने कॉपर के साथ साथ पत्थरों का भी इस्तेमाल किया। हमें यहाँ से सर्कुलर हट, ब्लैक ऑन रेड पेंटेड पॉटरी, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड स्लिप्ड वेयर और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। फर्दर हमें ये पता चला कि यहाँ पर लाइफ सेटल थी, वो एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे और फिशिंग भी करते थे। इसके अलावा हमें आयरन एज के जो एविडेंसेस वो मिलते हैं, यानी कि 1000 से 400 BC। ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, आयरन के ऑब्जेक्ट्स लाइक नील्स, एरोहेड और स्लैग, जो कई तरीके के धातुओं के रेमिनेंट्स हैं। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, लाइक पॉटरी के कई तरीके के स्पेसिमेन जो रेड वेयर या फिर टेराकोटा से बने हुए ईयर स्टड्स, बैंगल्स, बीड्स और कुछ कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स। देखिए हिस्ट्री 3 तरीके से क्लासिफाई हो सकती है। प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में कोई रिटन एविडेंस नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री, जिसके बारे में रिटन एविडेंसेस तो हैं बट हम पढ़ नहीं पाए, और हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसमें तो आता है स्टोन एज, इसमें आता है इंडस वैली वाला पीरियड, और इसमें आपका आर्यन जो सिविलाइजेशन है वो आ जाती है। तो हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब ये है कि जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं तो उसके भी एविडेंसेस हमें यहाँ से मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक प्ली को सुनने पर अपनी सहमति जता दी है जो मांग करता है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, बिकॉज वहां पर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद यानी कि 2 मई से 5 मई के बीच में काफी ज्यादा वायलेंस हुए। इस वजह से वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग चल रही है। आरोप यह है कि वहां की सरकार इस पर अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए प्रेसिडेंट रूल जो है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे रूल करने लग जाती है। इसे आप दूसरी भाषा में स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, जहां पर प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगा सकते हैं। आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो राज्य की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो वो एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। पार्लियामेंट को ऐसे प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के भीतर दोनों हाउसेस में अलग अलग अप्रूव करना होगा, जिसके लिए सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी, जिसका मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग जो भी मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी। एक बार में अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट रूल केवल 6 महीनों तक ही वैलिड रहेगा। हर 6 महीने पर इसे अप्रूवल के बाद भी मैक्सिमम 3 सालों तक लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल में होता यह है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड एडवाइजर्स के माध्यम से चला सकते हैं। प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि जो राज्य के लेजिस्लेचर की सारे काम है वो पार्लियामेंट करेगी। फर्दर या तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है। मतलब डिसॉल्व कर दिया जाए ये जरूरी नहीं, अल्टरनेटिवली सस्पेंड किया जाता है। रिवोकेशन का तरीका यह है कि प्रेसिडेंट कभी भी उसे रिवोक कर सकते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार के किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अगर पार्टी का लीडर यह कहता है कि अब उसके पास इनफ सपोर्ट है या वो इस कंडीशन में है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम कर सके, तो फिर इसे रिवोक किया जाता है। 2017 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न आया था कि अगर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस नॉट नेसेसरली क्या नहीं होगा, मतलब कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता। तो क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नेसेसरली डिसॉल्व हो जाएगी या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट के हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा या लोकल बॉडीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी? तो देखिए, डिसोल्यूशन नेसेसरी नहीं है बिकॉज सस्पेंड भी हो सकता है ना, तो ये वाला अपना जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा बिकॉज नॉट नेसेसरली पूछा गया है, और डिसोल्यूशन लोकल बॉडीज का नहीं होता तो ये भी हो जाएगा। तो 1 and 3 विल गेट द आंसर। तो 1 and 3 हमारा आंसर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिमूवल है वो किया जाता है, तो ये तो हमें आंसर मिल गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल OECD या G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील के बारे में है। इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। इंडिया को वैसे ठीक भी लग रहा था इसको ज्वाइन करना। इसमें कहा गया है कि हर देश अपने यहाँ कम से कम 15% का कॉर्पोरेट टैक्स जरूर लगाएगा। ये एक प्रकार का इंटरनेशनल टैक्स रूल्स में रिफॉर्म है ताकि हर देश को अच्छा शेयर मिले टैक्सेशन का। फर्दर जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं वो फेयर शेयर दें उस कंट्री को जहां पर वो एक्चुअली में ऑपरेट कर रहे हैं। 130 देश इसका हिस्सा बन चुके हैं जो ग्लोबल जीडीपी का 90% कवर करते हैं। उन्होंने इस कॉर्पोरेट टैक्स रेट को अडॉप्ट करने का मन बनाया है। 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला तो जो भी ट्रांसनेशनल डिजिटल कंपनीज हैं, जो बड़े मल्टीनेशनल एंटरप्राइज हैं, डिजिटल कंपनीज भी उसका हिस्सा हैं, वो टैक्स वहां देंगे जहां वो ऑपरेट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। दूसरा कि जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है जहां पर 15% से कम टैक्स मांगा जाता है कॉर्पोरेशन से, अब उन्हें 15% कम से कम उन्हें लेना होगा इन कॉर्पोरेशन से। एक्सपेक्टेड आउटकम ये होगा कि इससे जो टैक्स रेट्स बहुत कम ऑफर करने वाले देश हैं, जिन्हें आप टैक्स हेवंस कहते हैं, जैसे कि बहामास या फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये अपना ये जो पूरा सिस्टम है वो खो देंगे, लाइक नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, इन सभी का प्रभाव कम होगा। इंडिया को हो सकता है इसके बाद जो इंडिया इक्वलाइजेशन लेवी लगाता है मल्टीनेशनल कंपनीज पर, लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, उसे इंडिया को हटाना पड़ेगा। इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में परमानेंटली स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन वो इंडिया में इनडायरेक्टली ऑपरेट करती हैं और फायदा कमाती हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को इससे कुछ नहीं मिलता। तो इंडिया ने एक 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था 2016 में। जैसे मान लीजिए फेसबुक है। फेसबुक इंडिया में परमानेंटली स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में फेसबुक चलाते हैं। अब कंपनी ए है जो इंडिया में परमानेंटली स्टैब्लिश्ड है, वो फेसबुक पे खुद को एडवर्टीज कर रहा है। इससे फेसबुक को भी फायदा हो रहा है, कंपनी ए को भी फायदा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि अगर आप जो भी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दोगे ऐसे लोगों को जो इंडिया में फायदा कमा रहे हैं, तो उसका 6% आपको हमें देना होगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर फेसबुक इंडिया में परमानेंटली स्टैब्लिश्ड है ही नहीं, तो आप फेसबुक से वो 6% वसूलोगे कैसे? तो इसमें सीधा मतलब यह है कि मान लो फेसबुक नहीं स्टैब्लिश्ड है, ये कंपनी ये तो है ना जो यहां से फायदा कमा रही है, तो इनको बोलेंगे वो अमाउंट जो आप फेसबुक को पे करने वाले हो उसका 6% आप काट के पहले हमको दोगे, उसके बाद इनको पे करोगे। तो ये सिस्टम ऑप्ट किया गया था 1 अप्रैल 2020 को।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2% का इक्वलाइजेशन लेवी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस फॉरेन एंटिटीज करती हैं उनके ऊपर भी लगा दिया था। तो अब इंडिया को इस प्रकार के टैक्सेस को हटाना होगा, बिकॉज अगर ये कंपनीज यहां पर ऑपरेट करके फायदा कमा रही हैं तो उन्हें उसका टैक्स इंडिया में देना होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो इंडिया को इससे हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। फ्रेट स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव ये अर्बन फ्रेट इफिशियंसी को इंप्रूव करेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। हीट डोम, एटमॉस्फेयर जब हॉट ओशनिक एयर को ट्रैप कर लेता है तो ये हीट डोम तैयार होता है। दुर्गावती विलेज आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। प्रेसिडेंट रूल स्पेशल मेजोरिटी से जो दोनों हाउसेस हैं उनके अप्रूवल के बाद लग जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।